क्या दोस्तों आपको पता है वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? हाल ही में प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान किसने शुरू किया है? अप्रैल का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? वर्ष 2021 का द वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड कौन है? भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ है। क्या? भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। और उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो डॉक्टर शकुंतला को विश्व खाद्य पुरस्कार क्यों मिला है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, डॉक्टर शकुंतला द्वारा बांग्लादेश की छोटी मछलियों की प्रजातियों पर किया गया शोध सभी स्तरों पर समुद्री भोजन प्रणाली के लिए पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक साबित हुआ है। और इसीलिए यह शकुंतला हरक सिंह को यह 2021 के वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया है। और इसकी मदद से एशिया एवं अफ्रीका में रहने वाले लाखों गरीब लोगों को बेहद पोषण आहार मिल सकेगा। 71 वर्षीय डॉक्टर शकुंतला की एक वैज्ञानिक के तौर पर यह बड़ी उपलब्धि है और यह बड़ी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। नाम मत भूलिएगा, वर्ष 2021 के यह वर्ल्ड फूड प्राइज विनर। और विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करते हैं तो विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1986 में यह वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना हुई। और विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखो, इमेज में पहले तो देख लीजिए, यह है भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जी हां दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। और उनकी एक बेटी है जो इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट है वर्तमान में। तो यह फैक्ट भी हमें याद रख लेना चाहिए कि सौम्या स्वामीनाथन कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट है। और उनके पिता एम.एस. स्वामीनाथन हमारे भारत देश में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक नाम है डेविड बिजली। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है। कहां पर? इटली के रोम में। आपने इमेज में देख लिया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान अनुपम खेर ने शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुपम खेर। हमारे बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता, उन्होंने शुरू किया है प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान। क्या लिखा है? अनुपम खेर ने शुरू किया प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान। और उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों तक हर मदद पहुंचानी है, यानी कि कोविड-19 मरीजों तक मदद पहुंचाने हेतु यह प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान शुरू किया है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान शुरू किया है। और वो अमेरिका से भारत देश को चिकित्सा उपकरण पहुंचा रहे हैं। और प्रोजेक्ट हिल इंडिया के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इसके जरिए भारत में कोरोना के खिलाफ मौजूदा लड़ाई में चिकित्सा सहायता और अन्य राहत प्रदान करके सहायता करना है।
प्रोजेक्ट के जरिए संगठन पूरे देश में जरूरतमंद संस्थानों और अस्पतालों को महत्वपूर्ण उपकरण और अन्य जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अमेरिका से बहुत बड़ी एक सहाय मिल रही है अनुपम खेर की ओर से। और अनुपम खेर की बात आई तो अनुपम खेर एक और घटना को लेकर भी एक दिन पहले ही करंट अफेयर में थे। वो घटना क्या थी तो देखो, अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया है। कौन सा पुरस्कार? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया। एक्टर को यह सम्मान शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए मिला है। कौन सी फिल्म? एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे, और इस फिल्म के लिए अनुपम खेर को यह न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के श्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड से नवाजा गया है। और प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुपम के साथ आहना कुमरा लीड रोल में है। इमेज में दोनों आप देख सकते हैं। तो अनुपम खेर को हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बात करें तो अनुपम खेर एक अच्छे लेखक भी है। इनकी जो कुछ फेमस किताबें हैं वो भी याद रख लीजिए कि लेसन लाइफ टॉट मी अननोविंगली, तो यह अनुपम खेर की आत्मकथा का नाम है। क्लियर? और अनुपम खेर की एक दूसरी किताब है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, और तीसरी एक किताब है आप खुद ही बेस्ट है। तो आपको याद रख लेना है कि अनुपम खेर एक अभिनेता के अलावा अच्छे लेखक भी है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको याद रख लेना चाहिए। क्लियर? ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अप्रैल का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसको दिया गया? पहले तो आप जान लीजिए कि अप्रैल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए 3 क्रिकेटरों को नॉमिनेट किया गया था। एक फखर जमान, दूसरे बाबर आजम, और तीसरे कुशल भुरटेल। और यह कुशल भुरटेल नेपाल देश के क्रिकेटर है, और यह दोनों है पाकिस्तान के क्रिकेटर। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के विकेटकीपर एलिसा हिली को अप्रैल महीने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी द्वारा अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी खिलाड़ी चुना गया है। और 2 कैटेगरी में यह पुरस्कार दिए जाते हैं, एक मेन कैटेगरी, दूसरी फीमेल कैटेगरी। तो यहां पर पढ़िए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए बाबर आजम, और आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? एलिसा हिली को। और एलिसा हिली किस देश की महिला क्रिकेटर है? ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेटर है। और आगे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 15 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर में मैंने आपको यह क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला है? तो ऋषभ पंत, वो हमारे जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत हुई तो जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए ऋषभ पंत। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन को पुरस्कार मिला फरवरी में, और मार्च में भुवनेश्वर को यह पुरस्कार मिला। यानी कि पहले तीनों मंथ में टॉप रहे थे हमारे भारतीय क्रिकेटर। लेकिन यह अप्रैल में बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और दोस्तों अब करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि बाबर आजम भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो देखो, भुवनेश्वर यह पुरस्कार पाने वाले लगातार तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए। कब? मार्च में। और जनवरी में पहला पुरस्कार विकेटकीपर एवं बल्लेबाज ऋषभ पंत को मिला था, जबकि फरवरी में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने यह पुरस्कार जीता था। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार हमारे भारत देश के कब्जे में रहा, लेकिन अब बाबर आजम को मिला है यह पुरस्कार। और यह पुरस्कार दिया जाता है आईसीसी के द्वारा। तो आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आईसीसी के नए चेयरमैन ग्रेग बार्कले बन गए हैं। और ग्रेग बार्कले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड देश के हैं। तो इमेज में देखिए, यह है ग्रेग बार्कले। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन ग्रेग बार्कले, और ग्रेग बार्कले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो यह इंफॉर्मेशन नई है, आपको याद रख लेनी चाहिए। क्लियर? चौथा क्वेश्चन,
हाल ही में मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किसने की? तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कुछ मंथ पहले, एक मंथ पहले मनोज दास का निधन हो गया था। वो ओडिशा के एक जाने माने साहित्यकार थे और इसी साहित्यकार के नाम पर ओडिशा सरकार ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा सरकार। और मनोज दास कौन थे? ओडिशा के प्रख्यात साहित्यकार एवं शिक्षाविद थे। और मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? प्रति वर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले ओडिशा के साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ओडिशा के अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के तहत पुरस्कार के तौर पर कितने रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा? 10 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा इस पुरस्कार के तहत। यानी कि पुरस्कार की राशि है दोस्तों 10 लाख रुपए। पुरस्कार का नाम मत भूलिएगा, मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। क्लियर? और मैं आपको आगे बताऊं, ओडिशा के प्रख्यात शिक्षाविद और जाने माने द्विभाषी साहित्यकार मनोज दास का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वर्ष 1934 में ओडिशा में जन्मे मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं की थी। और मनोज दास को मिले सम्मान की बात करें तो मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाई स्कूल के छात्रों को उनके रचनात्मक कार्य हेतु मनोज किशोर साहित्य प्रतिभा पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा की है। कौन सा पुरस्कार? मनोज किशोर साहित्य प्रतिभा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा भी ओडिशा सरकार ने की है। और बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन अप्रैल में ओडिशा किन किन घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, वो 7 क्वेश्चन थे। वो सातों क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, हर साल उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। महेंद्रगिरी निम्न में से किस राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ओडिशा राज्य की। हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का विमोचन किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा का इतिहास का हिंदी अनुवाद का विमोचन किया। और हाल ही में मास्क अभियान कहां लॉन्च किया गया? ओडिशा में। ओडिशा राज्य में किस नदी पर एक रोपेक्स जेट्टी परियोजना का निर्माण किया जाएगा? धामरा नदी पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। किस राज्य के मछुआरों द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने की योजना का विरोध किया गया? ओडिशा राज्य के मछुआरों के द्वारा। तो दोस्तों, यह 7 क्वेश्चन को लेकर अप्रैल 2021 में ओडिशा करंट अफेयर में था। क्लियर? ओके। 5वां क्वेश्चन, प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुद्दुचेरी। लेकिन पुद्दुचेरी के अलावा और किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने यह उपलब्धि हासिल की है? तो देखो, पुद्दुचेरी यह उपलब्धि हासिल करने वाला गोवा, तेलंगाना और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी कि ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन 100% प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे 2 राज्य है, गोवा एवं तेलंगाना, एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है यह अंडमान निकोबार। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 4 जिलों में विभाजित हमारा यह पुद्दुचेरी। और यह 4 जिले कौन कौन से? तो यनम, पुद्दुचेरी सिटी, कराईकल और माहे। तो दोस्तों, मैंने पुद्दुचेरी से यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही बताया था। एन रंगासामी कहां के नए मुख्यमंत्री बने? एन रंगासामी पुद्दुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर बने। तब भी मैंने आपको पुद्दुचेरी के बारे में डिटेल में बताया था। चलिए रिवाइज कर लेते हैं पुद्दुचेरी के बारे में। 16 अगस्त 1962 को केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी का कानूनी रूप से भारतीय संघ में विलय हुआ था।
पुद्दुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्र हुआ था और पुद्दुचेरी 4 जिलों से बनता है। एक जिला पुद्दुचेरी सिटी जो यहाँ इमेज में देख सकते हैं, दूसरा है कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा है, तो यह है कराईकल, और तीसरा है यानम। यानम बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर है यानम, और चौथा है माहे, यहाँ पर माहे, और यह अरब सागर में है केरल के तट पर। ओके, और पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, और पुद्दुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एन रंगासामी, जो मैंने आपको इमेज में बताया। ओके, छठा क्वेश्चन, हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट किसने जारी की? कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग और मास्टर कार्ड दोनों ने मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट जारी की है। इस इमेज को पढ़िए, कनेक्टेड कॉमर्स, इस रिपोर्ट को जारी किया है मास्टर कार्ड और नीति आयोग ने मिलकर। तो कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट से क्या फायदा होगा? डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी, कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट के जरिए मदद मिलेगी, और यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की राह में चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच करने की दिशा में जरूरी सिफारिशें देती है यह कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट। और कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और मास्टर कार्ड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ग्रुप हेड रवि अरोरा, इन सभी ने मिलकर यह कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट जारी की है। और यहाँ जिक्र किया गया नीति आयोग का, तो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे, और साथ साथ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री भी यह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। 7वां क्वेश्चन, आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जॉस जे कट्टूर को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉस जे कट्टूर आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। और इमेज में देखिए, नाम है जॉस जे कट्टूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जॉस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। और मैं आपको आगे बताऊं तो वह मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे। और श्री कट्टूर ने 3 दशकों में संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य किया है, यानी कि इस क्षेत्र में 3 दशकों से एक लंबा अनुभव रखते हैं। और बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। जब आरबीआई की स्थापना हुई तब हेडक्वार्टर था कोलकाता में। और आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था, क्योंकि टी रविशंकर को आरबीआई का 4था डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में कौन कौन है? तो एम के जैन, यह है एम के जैन, टी रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। वर्तमान में यह रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर है। इमेज के साथ मैंने आपको यह बात बताई। अच्छा लगा? ओके, लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, श्री गुरु तेग बहादुर कोरोना केयर सेंटर
कहां तैनात किया गया? श्री गुरु तेग बहादुर कोरोना केयर सेंटर नई दिल्ली में तैयार किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, श्री गुरु तेग बहादुर कोविड-19 मेडिकल आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर, और यह तैयार किया गया है नई दिल्ली में। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और उसकी वजह से अस्पतालों में हो रही बेड की कमी को देखते हुए गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री गुरु तेग बहादुर कोरोना केयर सेंटर तैयार किया है, जिसमें 300 बेड की व्यवस्था की गई है। यानी कि कोरोना इंसान को मार सकता है, इंसानियत को नहीं। और इस 300 बेड वाले कोरोना केयर सेंटर में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। और यह कोरोना केयर सेंटर उस हॉल में बनाया गया है जहां सिख समाज के लोगों के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहां जिस सिख गुरु के नाम पर यह कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, उस सिख गुरु की बात करें तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म वर्ष 1621 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह और माताजी नानकी थी। उनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 6ठे गुरु थे। और हाल ही में गुरु तेग बहादुर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों 400वां प्रकाश पर्व भी मनाया गया। और तब भी मैंने आपको गुरु तेग बहादुर के बारे में बताया था। 9वां क्वेश्चन, अर्गानिया का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? अर्गानिया एक पेड़ का नाम है, इमेज में आप देख सकते हैं। और अर्गानिया पेड़ के नाम पर यह अंतरराष्ट्रीय दिवस 2021 में पहली बार मनाया गया। कब? 10 मई को मनाया गया अर्गानिया का अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो एक पेड़ का नाम है। और यहाँ पर इमेज में पढ़िए, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया कब मनाया गया? 10 मई 2021 को। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस घोषित किया। मोरक्को द्वारा प्रस्तुत संकल्प संयुक्त राष्ट्र के 113 सदस्य राज्यों द्वारा सहप्रायोजित था और सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण दिवस मनाने का संकल्प अपनाया गया है। और आर्गन ट्री की बात करें तो आर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देशी प्रजाति है, इमेज में आप देख सकते हैं, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है, यानी कि पाई जाती है। और आगे बात करें तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में हेलमुट जहान का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है हेलमुट जहान। वो एक जाने माने जर्मन वास्तुकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मन वास्तुकार हेलमुट जहान का निधन हो गया। प्रसिद्ध जर्मन वास्तुकार हेलमुट जहान की उनकी बाइक की सवारी करने के दौरान 2 वाहनों की चपेट में आने से मौत हो गई और वह 81 वर्ष के थे। यानी कि आपको याद रख लेना है, हेलमुट जहान एक जाने माने जर्मन वास्तुकार थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। एक प्रमुख जर्मन वास्तुकार हेलमुट जहान, जिन्होंने इलिनॉइस राज्य सरकार की इमारत का डिजाइन किया था और वॉशिंगटन में FBI मुख्यालय के डिजाइन पर काम करते थे, यह वास्तुकार हेलमुट जहान, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 11वां क्वेश्चन, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक शकुर राथेर ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शकुर राथेर। इमेज में आप देख सकते हैं, शकुर राथेर कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के पत्रकार है। और पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? स्पीकिंग टाइगर के द्वारा पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। और इस पुस्तक की फ्रंट पेज को यहाँ इमेज में देखिए, यहाँ पर लिखा है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। जिसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम यहाँ पर लिखा है शकुर राथेर। और लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किताब की बात करें तो इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसमें वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल है, जिनके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। ऐसे मुद्दों पर यह किताब लिखी है। नाम है शकुर राथेर, नाम मत भूलिएगा, PTI के एक जाने माने पत्रकार है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन फाउंडर टूल किसने शुरू किया है? कोविड-19 वैक्सीन फाउंडर टूल पेटीएम ने शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी,
पेटीएम। फिनटेक प्रमुख पेटीएम ने कोविड-19 वैक्सीन फाउंडर लॉन्च किया, जो नागरिकों को अपने मिनी ऐप स्टोर पर टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोविड-19 वैक्सीन फाउंडर। और यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को आयु समूह 18+ या 45+ के साथ अलग अलग पिन कोड या जिले के विवरण व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करके टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वैक्सीन स्लॉट फाइंडर, जिसको विकसित किया है पेटीएम ने। तो पेटीएम की बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रख लीजिए कि पेटीएम के संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और पेटीएम की स्थापना कब हुई, 2009 में पेटीएम की स्थापना हुई। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ किसने ली। नासा के 14वें प्रशासक बन गए हैं बिल नेल्सन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल नेल्सन। इमेज में आप देख सकते हैं 14वें नासा प्रशासक बन गए हैं। पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए बिडेन हैरिस प्रशासन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की। और नेल्सन ने फ्लोरिडा से 18 साल तक अमेरिकी सीनेट और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर पेलोड विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। वो अब बन गए हैं नासा के 14वें प्रशासक। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चीनी रॉकेट का मलबा कहां जा गिरा। तो यहां पर इमेज में देखिए क्या लिखा है, मालदीव के पास गिरा चीनी रॉकेट का मलबा, यानी कि हिंद महासागर में मालदीव के पास यह चीनी रॉकेट का मलबा गिरा और पृथ्वी पर मंडरा रहा एक खतरा टल गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था हिंद महासागर। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमने ऑफलाइन तरीके से रिप्ले भी कर दिया है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड का नाम लेना चाहेंगे, तो वो है सेनवा संजय। सेनवा संजय ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच। राहुल देवड़ा, पवन लगाद, नीलम अग्रावत, नीलेश खंडाला, गुलशन कुमार, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि हिंद महासागर में चीनी रॉकेट का मलबा गिरा है। सागर चावड़ा ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है, गुजराती में लिखा है। और हमारे GK 2020 चैनल के बारे में भी सागर चावड़ा ने लिखा। सबसे पहले तो लिखा कि खूब खूब धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और उन्होंने लिखा है कि आप हमारे लिए सुबह सुबह करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, यह देखने में हमें काफी अच्छा लगता है और नया कुछ जानने को भी मिलता है, और यह हमारे लिए एक अच्छी हैबिट निर्मित करने में आपकी चैनल हमें हेल्पफुल हो रही है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सागर भाई, आपने हमारे लिए यह मोटिवेशन बात लिखी है। और हिरल ठाकुर, डिम्पल पटेल, आकाश अनुपम, प्रहलाद फतेहपुरा, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और हिरल ठाकुर ने लिखा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है डूरन लाइन। तो कल ही मैंने आपको करंट अफेयर में एक बीच में क्वेश्चन पूछा था। हिरल ठाकुर ने बहुत ही ध्यान से यह वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, मिलो न तुम तो हम घबराए, गीत किसने लिखा है। दोस्तों कल ही इस गीत के बारे में मैंने आपको बताया था और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया वो भी बताया था। तो आपने कल का वीडियो देखा है तो आंसर पता ही होगा। आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।